Let's discuss the answers of ethics. CS Professional 2023 June. Paper was easy. तो जो पहला क्वेश्चन था उसमें ऑडिटर्स रेजिग्नेशन को लेके काफ़ी चीज़ें पूछी गई थी जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन थे ऑलमोस्ट. सो रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर वाज करेक्ट और नॉट ये बताना था. तो ऑडिटर्स रेजिग्नेशन के प्रोविजंस बता दूँ सेक्शन 140 वाले. और ऑडिटर जब रिज़ाइन करता है उसको विदिन 30 डेज़ उसी को नोटिफाई करना होता है विद रीजंस कि क्यों किया. तो इसमें नहीं किया था उसने नोटिफाई. तो दिस इज़ नॉट करेक्ट. रेजिग्नेशन वॉज नॉट करेक्ट. एंड हु एंड बाय व्हाट टाइम ऑफ रेजिग्नेशन सेक्शन 140 में पूरा लिखा हुआ है. ठीक है. देन अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर आर इज़ वैलिड और नॉट. तो इसके प्रोविजंस रिलेटेड पार्टी से थोड़ा बहुत मिला के फिर आपको आंसर देना था अपने वर्ड्स में. एंड व्हाट शुड द ऑडिटर डू फॉर रिपोर्टिंग फ्रॉड. सेक्शन 143 के बारे में डिस्कस करना था कि 1 करोड़ तक का है अगर फ्रॉड तो बोर्ड और ऑडिट कमेटी को बताना है. 1 करोड़ से ज़्यादा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को बताना है. नहीं बताया तो क्या क्या पेनल्टी होगी वो सब बताना था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द रोल ऑफ ऑडिट कमेटी इन सच सिचुएशन. तो ऑडिट कमेटी इन द सिचुएशन क्या करना होता है. एक तो ये बता सकते हो कि ऑडिट कमेटी क्या क्या करता है विद रिस्पेक्ट टू रेजिग्नेशन ऑफ द ऑडिटर. और जब उसको फ्रॉड के बारे में पता चलता है तो ऑडिट कमेटी को क्या क्या करने होते हैं चीज़ें. आपने ओपिनियन देना होता है, उसको स्टेटमेंट मेंशन करना होता है बोर्ड में और एनुअल रिपोर्ट में डिस्क्लोज करना होता है. वो सब चीज़ें मेंशन कर सकते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म फॉर प्रिवेंशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग. तो ये सेबी की जो PIT प्रोविजन ऑन इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन है उसके बारे में बताना है कि इनसाइडर कौन होता है. एंड अगर कोई भी इनसाइडर ने UPSI में डील किया तो दैट इज़ नॉट अलाउड, दैट इज़ प्रोहिबिटेड. लेकिन कर सकते हो आप UPSI में ट्रेड अगर आपने पहले से एडवांस में डिस्क्लोज किया है अपना ट्रेडिंग प्लान. और ये सब बताने के बाद यू कैन मेंशन दैट सेक्शन 15 आई थिंक GH होता है जिसमें कि 3 times द प्रॉफिट और 25 करोड़ whichever इज़ मोर पेनल्टी लग जाती है प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग के अंदर. ठीक है. फिर नेक्स्ट पार्ट था बोर्ड्स एवेल्यूएशन. बोर्ड एवेल्यूएशन इज़ इम्पॉर्टेंट. वही सब चीज़ें इसमें बतानी है कि एवेल्यूएशन रिपोर्ट भी प्रिपेयर करनी होती है एनुअल रिपोर्ट में उसका डिस्क्लोजर करना होता है. इंडिपेंडेंट ऑडिटर नहीं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स जो हैं साल में एक बार मिलके एनुअल उनकी मीटिंग होती है जिसमें वो लोग डिस्कस करते हैं कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ने कैसा परफॉर्म किया. ठीक है. नेक्स्ट है कि एक कंपनी है जिसमें एक डायरेक्टर आया है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनके. उसको बताना है कि क्वालिफिकेशंस क्या होते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के, कोड ऑफ प्रोफेशन क्या है. तो लेटर हेड ऑफ द कंपनी में टू द डायरेक्टर ऐसे करके एड्रेस कर दो और बता दो कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वाई हाउ कैन ही बी इंडिपेंडेंट. और रिलेटिव नहीं होना चाहिए और उसको कोई बिजनेस रिलेशन नहीं होना चाहिए कंपनी से, एसोसिएटेड इंटरप्राइजेस से. ESOP नहीं होल्ड करना चाहिए. शेयर होल्डिंग 2% से ज़्यादा नहीं होल्ड करना चाहिए. पेक्यूनरी इंटरेस्ट कुछ और नहीं होना चाहिए अपार्ट फ्रॉम सैलरी एंड रेम्यूनरेशन. और कोड ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट में ये बता दो डूज एंड डोंट्स क्या क्या होता है कि MP और डायरेक्टर्स को क्या क्या मतलब अच्छे से डिलीजेंटली काम करना चाहिए और वही सब बातें. बहुत ईजी है. नेक्स्ट पार्ट इज़ एक्चुअरी. डायरेक्ट क्वेश्चन है कि एक्चुरीज़ का रोल क्या होता है. IRDAI वाला ईजी है. देन नेक्स्ट पार्ट भी ईजी है कि सेक्शन 241 से 245 तक का हमें बताना था प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स. फिर नेक्स्ट है कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कंसिडर होगा कि नहीं. एसोसिएटेड एंटरप्राइजेज हैं तो हाँ होगा. ठीक है. आंसर वुड बी डिफरेंट ऐसे करके दूसरा पार्ट है. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 3A to E बहुत छोटे छोटे से इसके आंसर्स हैं. IRDAI का फर्स्ट वाला तो स्टूवर्डशिप कोड लिखना था. नेक्स्ट इज़ NFRA कहाँ कौन से क्लासेस ऑफ कंपनी में एप्लीकेबल है. देन सार्बाइन्स-ऑक्सली एक्ट का विसल ब्लोअर का लिखना था कि विसल ब्लोअर्स के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लेगा. विक्टिमाइजेशन से प्रोटेक्ट करने का सेफ गार्ड होना चाहिए. विजिल मैकेनिज्म होना चाहिए कंपनी में. सारी बातें. और पनिशेबल होता है अगर कोई विसल ब्लोअर्स को परेशान करे. देन द कमिटीज़ टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय NBFCs. तो वही बेसिक सी ऑडिट कमेटी और CSR कमेटी, स्टेक होल्डर NRC कमिटीज़ ये सब रहेंगी. एंड रिस्क मैनेजमेंट कमेटी. और आपको लिस्ट आउट करने थे नेक्स्ट क्वेश्चन में एजेंडा फॉर द फर्स्ट बोर्ड मीटिंग. तो कंपनी के लेटर हेड में मेंशन कर दो दिस विल बी द एजेंडा फॉर द फर्स्ट बोर्ड मीटिंग. क्या क्या रहता है कि to take note of the incorporation certificate and registered office and ratify any pre-incorporation contracts. Take note of the first directors, first subscribers, appoint KMP, CEO, CFO, CS. और to
और वही टू टेक नोट ऑफ द जो कॉमन सील होती है। बस यही सारे 6 पॉइंट्स बहुत रहते हैं क्योंकि 3 मार्क्स का है बस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन वो जो वो ये वाला है, शायद चॉकलेट कंपनी वाला क्वेश्चन आया था। उसके लंबे से क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपको पूछा गया रिस्क पॉलिसी फ्रेमवर्क कैसे बनेगा, कौन से प्रिंसिपल्स यूज़ करने होते हैं। तो उसमें हमें कॉसोज ERM के प्रिंसिपल यूज़ करने हैं। सिंपल सा आंसर है, स्ट्रेट वही लिखना था। वेरियस टाइप्स ऑफ रिस्क लिखना है उसके बाद। तो वही फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल उनके पार्ट्स और सिस्टमिक नॉन सिस्टमिक उनके पार्ट्स। देन अप्रोचेस ऑफ रिस्क इम्पैक्ट असेसमेंट, मतलब कि रिस्क का जो इम्पैक्ट होगा उसको हम कैसे असेस कर सकते हैं एडवांस में। तो रिस्क रजिस्टर बना लो, रिस्क मैट्रिक्स बना लो, या फिर कॉस्ट एस्टिमेट कर लो, कॉस्ट ऑफ वन इवेंट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स हैपनिंग। देन व्हाट इज़ लिक्विडिटी रिस्क, तो लिक्विडिटी रिस्क 2 टाइप के होते हैं, फंडिंग एंड सॉल्वेंसी, उसके बारे में बस मेंशन करना था। और कंट्रोल कैसे होगा, कंट्रोल ऐसे ही होगा कि अगर आपने अच्छा अपना सिबिल स्कोर मेंटेन किया है बैंक्स के साथ तो आपको फंडिंग मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपकी गुडविल अच्छी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अपने डेटर्स और क्रेडिटर्स का आपको खुद भी, अगर आप ड्यूज अच्छे से टाइमली पे कर रहे हो तो आपका एक अच्छा रिकॉर्ड बन के रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स कि हमें इसमें वो बताने थे कि हाँ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ठीक होती है बट वो कुछ चीज़ें छोड़ देता है, तो इनकम्प्लीट होती है ना फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो हमें हाँ ये बोलना था कि यार दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू, क्योंकि नॉन फाइनेंशियल और इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग सब कुछ कैरी मतलब अपने अंदर शो करता है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बैकवर्ड लुकिंग है, वही सब बातें करनी थी इसमें। देन सेबी डिस्क्लोजर्स करने थे स्टैंडर्ड्स को लेके। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है इंटरनल कंट्रोल का। देन रिस्क मिटिगेशन के बारे में बात करनी थी कि बैंक्स कैसे आईटी को यूज़ करके, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी को यूज़ करके अपना रिस्क मिटिगेट कर सकते हैं। तो बैंक्स को रिस्क क्या होता है, एनपीए का रिस्क होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट का, क्रेडिट उनको लोन जिनको दिया वो लोग रीपे नहीं करने, ये सब होता है। तो बैंक्स अगर एक ऐसा कुछ सिस्टम डिवाइस कर लें कि उन्हें वेल इन एडवांस पता चल जाए कि ये डिफ़ॉल्टर हो सकता है या अभी तक इतना पेमेंट आ जाना चाहिए था नहीं आया, तो बैंक्स कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें तुम लोग ऑल्टमैन जी स्कोर का भी मेंशन कर सकते हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है TBL अप्रोच के बारे में कि TBL अप्रोच जो यूज़ करते हैं उसको कैसे कैसे चीज़ों पर फोकस करना होता है। तो TBL का मतलब होता है प्लानट पीपल प्रॉफिट। और उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन ही है कि जो CSR एक्सपेंडिचर होता है उसका नया एक प्रोविज़न है कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ का। तो बहुत सीधी सी बात है कि CSR आपको 2% मिनिमम तो स्पेंड करना ही करना है, जो भी आपके एवरेज 3 years नेट प्रॉफिट का आ रहा हो 2%। अगर आपने एक्सेस स्पेंड कर दिया, आपको सिर्फ लेट से 20 लाख नहीं 50 लाख स्पेंड करने थे आपको और आपने गलती से 70 लाख स्पेंड कर दिए, 20 लाख एक्स्ट्रा स्पेंड किए, तो आप लोग या तो इसको CSR एक्सपेंडिचर की तरह क्लेम कर लो पूरा, या फिर जो भी आपका इसको आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। एक्स्ट्रा आपने कितना स्पेंड किया, 20 लाख है ना, दोनों का जो डिफरेंस है मिनिमम से ज़्यादा जो स्पेंड किया, तो उसको आप क्या कर सकते हो, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो 3 फाइनेंशियल ईयर्स तक। और जब भी आपको नेक्स्ट ईयर जो भी आपको CSR का एक्सपेंडिचर हो उसमें से इसको सेट ऑफ कर लो, लेकिन सिर्फ 3 साल तक। 3 साल के बाद ये लैप्स हो जाएगा। और ये भी मेंशन कर सकते हो कि बोर्ड अगर चाहे तो नहीं भी कैरी फॉरवर्ड करने की पॉलिसी बना सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी, बहुत ही छोटी सी चीज़ है। SDGI इंडिया इंडेक्स डायरेक्ट क्वेश्चन। फिर GRI स्टैंडर्ड्स डायरेक्ट क्वेश्चन। बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं कंपनी को और जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको क्या क्या बेनिफिट्स हैं। लास्ट क्वेश्चंस बहुत ईजी हैं कि UN कॉम्पैक्ट जो प्रिंसिपल्स होते हैं कि ह्यूमन राइट्स और लेबर, एनवायरनमेंट, इलिसिट एक्टिविटीज़, तो उन सब को लेके हम कैसे स्टेक होल्डर्स को वो कर सकते हैं, कम्युनिकेट करते रहते हैं। कम्युनिकेशन कितना अच्छा बना है कि ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी मेंटेन हो। डायरेक्ट क्वेश्चन है एकदम। लास्ट क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है, लोग बोल रहे थे कि वो कर नहीं पाए, बट ये बहुत ही डायरेक्ट सा क्वेश्चन है बिकॉज इसमें हमें एथिकल डिलेमा ही के ऊपर आया है। बेसिकली हमें मेंशन करना था दिस इज़ द केस ऑफ एथिकल डिलेमा, क्योंकि जो कंपनी है इसको ये डिलेमा हो रहा है कि क्या मैं अपने डिफेक्टेड कार्ड्स बेच दूँ प्रॉफिट्स के लिए, या फिर मैं लॉस झेलूँ और अपने डिफेक्टेड कार्ड्स को ना बेचूँ, कॉल बैक कर लूँ उन्हें। तो आप इसमें मेंशन कर सकते थे स्टेप्स कैसे टू रिजॉल्व दिस एथिकल डिलेमा, कि क्या करना होगा। कंपनी के पास 2 ऑप्शंस हैं, देन एनालाइज बोथ द ऑप्शंस, कार बेचें या वापस ले लें, रिकॉल कर लें।
और इसमें से एथिकल वाला कौन सा लग रहा है हमें? दोनों ही अनफेवरेबल हैं, दोनों में ही कंपनी को, एक में कंपनी की गुडविल चली जाएगी अगर उसने एक्सीडेंट वाली कार बेच दी, और दूसरे में कंपनी की गुडविल बच जाएगी लेकिन लॉस बहुत होंगे। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए क्या अच्छा रहेगा? तो लॉन्ग टर्म के लिए एथिकली जाना ही अच्छा है। कंपनी अपनी इमेज बचा ले, अगर भले ही थोड़े बहुत लॉस हों लेकिन उसको फंडिंग मिल जाएगी क्योंकि उसकी मार्केट में गुडविल अच्छी हो जाएगी कंपनी की। हाँ, कंपनी क्लोजर की तरफ जा सकती है लेकिन हो सकता है कि रिजॉल्व हो जाए उसकी इंसॉल्वेंसी। तो बस यही सब यूज़ करके इस क्वेश्चन को